everyone, this is Nishtha and welcome back to the channel after a long time. So, apologies for not being regular on YouTube. I had just a lot of stuff going on in my life. So, yeah, I'm back on track now and मैं कोशिश करूंगी कि अब से I am more consistent on YouTube and give you all the updates and information and share all my experiences with you all. And तो अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट ये है कि आपका सीयूईटी के काफी फेजेस हो चुके हैं। कुछ फेजेस में कुछ सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिलेशन हुई हैं, कुछ सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट हुआ है, कुछ सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उसको कैंसिल डिक्लेयर कर दिया गया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन राइट नाउ, बट द गुड न्यूज इज कि आई एम हियर टू गिव यू एन एनालिसिस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट मे कंसर्न अ कॉमर्स स्टूडेंट। एंड एग्जाम कैंसिलेशन, उनकी ड्यू डेट्स, एग्जाम सेंटर चेंज होना, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में हमारी प्रेपरेशन है। एंड उस प्रेपरेशन को बेटर करने के लिए आई एम हेयर टू गिव माई एनालिसिस ऑफ ऑल दिस स्लॉट्स, जिसमें से पर्सनली मैंने भी थोड़े से अटेम्प्ट किए थे एंड थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जिनसे मैं कांस्टेंट टच में हूँ उनका भी फीडबैक इनकॉर्पोरेट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। In this series of videos, we will be discussing business studies, accountancy, economics, maths, English, general test. So all the subjects that concern a commerce student, you can find your analysis at this channel. So let's get started. In this video, we're going to be talking about business studies first. And let me share my screen and give you the analysis I have for you. Yeah. So we'll be starting with the CUET 2022 Business Studies Exam Analysis. And let's get started chapter wise. तो जो बिजनेस स्टडीज का पेपर जितना मैंने भी देखा है, जितना मैंने स्टूडेंट से बात करी है, तो मेरा ओवरऑल ओपिनियन था दैट कैन बी समराइज्ड इन 4 पॉइंट्स हियर। आपके जो क्वेश्चंस का लेवल था दैट वाज नॉट वेरी हाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लिया हो। इट वाज ऑल रिलेटेड टू द बुक, इट वाज ऑल रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो इतना कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं था क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको नीडेड होगी, दैट इज बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली, मैंने क्या नोटिस किया, द क्वेश्चंस वर देयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो जैसे आपका मैं अभी चैप्टर वाइज बताऊंगी, बट ऐसा होता है कि एक चैप्टर से रिलेटेड एक ऊपर आपको स्टोरी दे दी है या आपको पॉइंट्स दे दिए हैं एंड उससे रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चंस है। तो दैट वन टॉपिक कवर्स एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ योर्स, एंड टू बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस यू नीड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दैट इज ट्रू फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो किसी एक, अगर आपको स्टोरी के फॉर्म में दिया जाए तो आप कितना उसे आइडेंटिफाई एंड रिलेट कर पाते हो विद द थ्योरी यू स्टडीड। तो दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा है अपने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर प्लानिंग में, बट कितना आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक इंसान जो पूरा प्लानिंग प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसको आप कितना थ्योरेटिकल प्लानिंग प्रोसेस से रिलेट कर पाते हो एंड उसको कितना ऑर्डर में अरेंज कर पाते हो, कितना आप सिमिलैरिटी देख पाते हो थ्योरी एंड एप्लीकेशन के बीच में। दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको ऐसा नहीं है कि अब रटने वाला कुछ है कि आपको प्लानिंग प्रोसेस में ये 6-7 स्टेप्स है तो आपको ये याद रखने हैं। आपको उसको लॉजिकली समझना है कि इसकी सेंस क्या बन रही है, ये इसके बाद क्यों है, एंड अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में होता तो क्या, किस चीज, कौन सा स्टेप किसके बाद होता। तो उस सेंस में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, जिससे कि आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हो, चाहे आपके क्वेश्चंस ग्रुप में हो, चाहे आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड दैट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से आएगी। आप बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी रीड करो, आप अच्छे से उसको समझने की कोशिश करो, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। बुक में जो आपको रेलेवेंट, जो बुक में आपको स्टार्टिंग में स्टोरीज दी होती है इंट्रोडक्शन में, या एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बीच में केस स्टडीज दी होती है, दे आर नॉट इररेलेवेंट, दे आर देयर टू फॉर्म अ कोहेसिव स्टोरी, सो दैट आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने बुक में थ्योरेटिकली, वो आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह फॉर्म होके फिट हो जाए। तो उनको इररेलेवेंट नहीं समझना एंड थोड़ा रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी इज द बुक, इज द बुक। मतलब एनसीईआरटी से मैं क्या बोलूं, मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली बिजनेस स्टडीज की तो यू आर सॉर्टेड। अगर आपने एनसीईआरटी रेफर नहीं की तो आई सजेस्ट क्योंकि आप एक रीडिंग दे लो एनसीईआरटी की, क्योंकि आपके जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें एग्जैक्ट एनसीईआरटी की वर्डिंग्स थी। तो यू डोंट वांट टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि वहां एग्जाम में बैठ के आप एनालाइज कर रहे हो कि ये इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है। इफ यू स्टडीड दैट ऑलरेडी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड यू नो कि इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है, तो देन यू विल बी एफर्टलेसली टेकिंग आंसर्स इन द एग्जाम।
तो वुड बी माई टिप कि एनसीईआरटी की रीडिंग वुड सेल यू स्मूथली थ्रू दिस एग्जाम. नाउ कमिंग टू चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके चैप्टर वाइज किस क्वेश्चन की कितनी वेटेज थी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, जो मैंने देखा है एंड बाकियों से सुना है. तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से आपके दो क्वेश्चंस थे. दो क्वेश्चंस ऐसे कि मतलब बेसिक, जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया था एंड पांच आपके वो जो मैंने बताया था ग्रुप्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको एक ऊपर केस स्टडी या कुछ पैराग्राफ दिया होगा और उससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे. तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस थे, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस एनवायरनमेंट से भी आपके 3 क्वेश्चंस थे. बिजनेस एनवायरनमेंट में आई रिमेम्बर एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन था, एक आपका फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था. सो या दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर. प्लानिंग से आपके प्लानिंग से आपके 2 क्वेश्चंस थे एंड बोथ वर केस स्टडी बेस्ड एज फार एज आई रिमेम्बर, एंड प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस. ऑर्गेनाइजिंग वाज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन, एज इसमें से 4 क्वेश्चंस थे आपके. तो ऑर्गेनाइजेशंस में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं सीबीएसई के लिए भी, वैसे ही क्वेश्चंस का पैटर्न एंट्रेंस में भी था. स्टाफिंग वाज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपके 4 इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे एंड इसमें आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था 5, जिसमें 5 डिफरेंट क्वेश्चंस थे. तो 5 पार्ट्स क्वेश्चंस के थे. तो आपका स्टाफिंग में आपके इंडिविजुअल थे, आपके स्टाफिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे एंड सिलेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. फिर आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से टोटल 9 क्वेश्चंस थे स्टाफिंग चैप्टर से. डायरेक्टिंग पे आते हैं, तो डायरेक्टिंग में देयर वर अराउंड 5 क्वेश्चंस. आपका सुपरविजन, मोटिवेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. सो दिस वाज मैनेजेबल इजीली डायरेक्टिंग. बाकी भी इजी थे. मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से एक क्वेश्चन था इसमें. कमिंग टू कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में 2 क्वेश्चंस थे. वन वाज रिलेटेड टू योर कंट्रोलिंग प्रोसेस रिलेटेड था जितना मुझे याद है, एंड वन वाज ऐसा क्वेश्चन जो कि अगर आपने कंट्रोलिंग की इंट्रोडक्शन की थ्योरी मिस की हुई है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. तो कंट्रोलिंग का आई रिमेम्बर एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में एक, पूरा थ्योरी टाइप इंट्रोडक्शन है कि हाउ इज कंट्रोलिंग रिलेटेड टू प्लानिंग, एंड वो फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है. तो अगर आपने उस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपको एग्जाम में लगा होगा कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, बट ट्रस्ट मी नन ऑफ इट वाज आउटसाइड एनसीईआरटी. अगर था भी तो केस स्टडी बेस्ड था एंड इट वाज ऑल रिलेटेड टू एनसीईआरटी. तो ऑल द क्वेश्चंस वर डायरेक्टिंग टू सम और द अदर चैप्टर, सम और द अदर टॉपिक्स इन एनसीईआरटी. तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपका कुछ अलग से ही बाहर से आ गया हो. अगर आपको लग रहा था कि अलग से कुछ बाहर से आया है तो दैट इंडिकेट्स कि आपने एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से नहीं करी है. क्योंकि अगर किसी ने एनसीईआरटी की रीडिंग की है उसको तो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम पीस ऑफ केक लगेगा. नाउ कमिंग टू बुक टू. तो बुक टू वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. या तो बिजनेस फाइनेंस जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, इसमें से काफी क्वेश्चंस थे. 6 क्वेश्चंस वर देयर एंड आई पर्सनली फेल्ट जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिजनेस फाइनेंस की, जैसे कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग हम कब यूज करते हैं, कौन सा आइडियल सोर्स रहता है, कौन से फैक्टर्स किस चीज को अफेक्ट करते हैं. अगर आपको इन सब की क्लैरिटी नहीं थी, आपको इन सब में कंफ्यूजन थी, तो आई गेस आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए इजीली मैनेजेबल होंगे. तो आई वुड नॉट से कि दे वर डिफिकल्ट, बट हाँ अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकती है एंड उस कंफ्यूजन में टाइम जरूर वेस्ट हो सकता है. तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फटाक से आंसर कर दोगे, बट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो गए एंड टाइम वेस्ट करोगे. फाइनेंशियल मार्केट्स वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से आपके 3 क्वेश्चंस आए थे. क्या क्या आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या होती है, ओवरऑल फंक्शनिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे. मार्केटिंग वाज इंपॉर्टेंट. इसमें से 4 क्वेश्चंस थे आपके.
लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ब्रांडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मार्केटिंग आपका काफी बड़ा चैप्टर है, उस हिसाब से काफी वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस में उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब हर टॉपिक छू लिया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखा जाए तो छोटा चैप्टर है, बस इसमें से 3 क्वेश्चंस थे। पर छोटे चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आना इंडिकेट्स कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। इसमें आई रिमेम्बर राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आपने अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में जो डायग्राम्स बने हैं उन पे ध्यान नहीं दिया तो ऐसे क्वेश्चन थे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। लाइक आई नो कि उसमें आईएसआई मार्क, हॉल मार्क, ये सब एड मार्क, ये सब एक डायग्राम में बने हुए थे, ऐसे एक्सप्लिसिटली बुक में कहीं डायरेक्टली नहीं मेंशन, बट उससे एक क्वेश्चन था। तो जितना मुझे समझ आया है वो ये था कि बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में आपका ये ऐसा नहीं है कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सीबीएसई के हिसाब से कि इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो कन्वेंशनल मेथड फॉलो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, बट ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनके लिए आपको थरो रीडिंग की जरूरत थी एनसीईआरटी की। जैसे अगर आपने कोई डायग्राम मिस कर दिया तो आपको एग्जाम में लगेगा अरे ये चीज तो डायग्राम में थी पर मैंने तो देखा ही नहीं। अगर आपने किसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन थ्योरी मिस कर दी कंट्रोलिंग की तरह, तो आपको लगेगा कि ये तो बुक में कहीं लिखा ही नहीं जो इन्होंने एग्जाम में पूछा है, एग्जाम तो मुश्किल था। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज बुक में है, बस आपको थरो रीडिंग की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे पहले क्लास 12 में पूछा जाता था, फिर इसको क्लास 11 में शिफ्ट कर दिया। एंड बोर्ड्स के टाइम पे भी ये क्लास 12 में नहीं था, बट बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाज मेंशन्ड। ऑल्दो हम सबको लग रहा था कि ये ऐसी अलग यूनिट है जो मतलब कन्वेंशनली क्लास 12 सिलेबस में नहीं पूछी जाती, बट सीयूईटी के सिलेबस में डाल दी है। आई वुड से इसमें से बस एक क्वेश्चन था, और वो भी ऐसा था कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, रिस्क टेकिंग होती है उसमें या नहीं, इनोवेशन होता है या नहीं, बहुत सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है या नहीं, अगर आपको ये जनरल अंडरस्टैंडिंग थी तो आप वो एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। और इसमें आपको वैसे भी 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 40 आउट ऑफ 50 में आपको 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने थे। तो अगर आपको कोई एक आधा चैप्टर में दिक्कत है, आप इजीली उन चॉइस में अपने स्कोर को कवर कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ देम वर इजी, जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे अगर आप उनको 10 ऑप्शनल चॉइसेस में छोड़ भी दो तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो बिजनेस स्टडीज में। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ द बिजनेस स्टडीज पेपर। एंड जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो एक मैंने सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज की वीडियो निकाली थी, इसमें भी मैंने यही कहा था कि एनसीईआरटी वुड बी द बाइबल हियर। एंड बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी स्कोरिंग है, एफर्ट में काफी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं इस सब्जेक्ट में, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। बाकी आपका अगर आपको बीकॉम ऑनर्स वगैरह टारगेट कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, तो बिजनेस स्टडीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वहाँ अपने बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट्स का स्कोर अटैच करना होगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कम एफर्ट्स में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो दिस इज अ गुड प्लेस टू कवर अप इफ you're not good with general test, if you're not good with maths, if you're not good with accounts, तो business studies is that subject जहाँ आप अपना score boost कर सकते हो and overall percentile better कर सकते हो। So that was it. I will see you again in some other video with the analysis of some other subject. Till then, all the best. Bye bye. I can hear the demons call when they do what they do, and